तो जो नॉन पोलर चीजें होती हैं उसको भी आप दो तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एक तो प्रोटीन होते हैं जो विदाउट एटीपी के सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन, मान लीजिए यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ लेके आ जाते हैं। तो इसको तो हम बोल देंगे कि अगर ये बिना एनर्जी का सब्सटेंस ट्रांसफर कर रहा है तो इसे हम फैसिलिटेटेड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ठीक है, ये आपका देखिएगा इस तरीके से ये अरेंज है। ठीक है, ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, ये हो गया फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये भी आपका इंटीग्रल प्रोटीन हो गया और ये चीज जो ग्लाइकोलिपिड हो गया। ठीक है, तो इसलिए उसको जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट को बचाने के लिए इन दोनों को जो बाई लेयर बनाया गया और इन दोनों को जो है अंदर की तरफ मोड़ दिया गया, जिससे ये जो है अब ये जो पार्ट है हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये आपका सेफ हो गया पानी से। ठीक है, और ये जो पोलर हेड है ये आउटसाइड आ गया। ठीक है, पोलर पार्ट। तो हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम है अहमद रजा और मैं आप लोगों को यहाँ बायोलॉजी पढ़ाने आया हूँ। तो आशा है आप लोग बड़े अच्छे होंगे और जो लास्ट क्लास में पढ़ा गया है उसे आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। तो चलिए लास्ट क्लास के बेसिस पे हमने जो भी पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वेयर फर्स्ट स्टडीड बाय। तो एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, द मोस्ट लाइकली मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल ऑर्गेनेल। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं कुछ समय आप लोगों को दे देता हूं जिससे आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए। चलिए, सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय सिल्डेन और स्वान। ठीक है, अब देखिए, एक्स इज अ स्ट्रक्चरल फाउंड इन अ प्रोकैरियोट्स दैट इज कंसंट्रेट with storage of reserve food material like साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। तो हमने बताया था आपको कि रिजर्व मटेरियल को स्टोर करने का काम प्रोकैरियोट्स में इंक्लूजन बॉडीज का काम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, तो ओमनी सेलुला ई सेलुला न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। तो इस स्टेटमेंट को आपने किसने दिया था? रोडोल्फ वर्च्यू ने। ठीक है, और हु प्रपोज अ मॉडिफिकेशन इन सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किसने किया था? देखिए, सेल थ्योरी जो है दिया था सिल्डेन और स्वान ने। ठीक है, और उसको जो है मॉडिफाई किया था आपका रुडोल्फ वर्च्यू ने। ठीक है, तो आइए, इसका तो आंसर हो गया रुडोल्फ वर्च्यू। ठीक है, चलिए इसको आप अटेम्प्ट करिए आप लोग। चलिए, लीeuwenhoek ने फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल। ठीक है, तो लीeuwenhoek ने तो लिविंग सेल का ही खोजा था। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन ने प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल इन से यूनिक टू द प्लांट सेल। तो ये जो है आपका सिल्डेन ने बोला था ना। ठीक, और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और स्वान क्या कह रहे थे? ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ, एक मिनट रुक जाइएगा, यहां पे देखिएगा, सिल्डेन जो है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर टू प्लांट, ये स्वान ने बोला था ना, तो ये तो स्वान का हो गया। और रॉबर्ट ब्राउन ने आपका न्यूक्लियस का डिस्कवरी कर लिया था। और सिल्डेन जो है उन्होंने क्या बताया था कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। ठीक है, तो एक का पहला और बी का तीसरा दोनों में है, और सी का चौथा। ठीक है, और डी का दूसरा। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन राइट होता हुआ। चलिए आगे देखिए, अटेम्प्ट करिए इसको।
चलिए, तो इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज ट्रू अबाउट जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट, मतलब प्रोकैरियोट के जेनेटिक मटेरियल की क्या ट्रू है। चलिए आइए देखते हैं। तो लेक स्टोन, ये आपको हम बाद में पढ़ाएंगे, आगे क्लासेस में आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। नॉट एनवेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं, ठीक है, ये बात तो सही है। तो कंपोज ऑफ सिंगल सर्कुलर डीएनए, तो ये भी गलत है, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑल ऑप्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। चलिए आगे का, डैश आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल। अब एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल से आपको याद में, दिमाग में आना चाहिए कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल है, मतलब जेनेटिक मटेरियल के अलावा है, ठीक है। सेगमेंटेड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया सेल, तो ये हो गया आपका प्लाज्मिड, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, ठीक है। आइए इसको अटेम्प्ट करिए। चलिए, प्रोकैरियोटिक सेल आर जनरली एंड मल्टीप्लाई देन द यूकैरियोट, मतलब प्रोकैरियोट आर, यहां पे कुछ भरना है, जनरली एंड मल्टीप्लाई यहां पे कुछ करना है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट जो होते हैं जनरली स्मॉलर होते हैं, ठीक है, तो स्मॉलर हो गए, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। और मल्टीप्लाई फास्ट करते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट जो होते हैं वो पहली बात तो स्मॉल होते हैं और वो मल्टीप्लाई फास्ट करते हैं यूकैरियोट से, ठीक है, और फास्टर, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। आइए, लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द बैक्टीरिया फ्लैजिला, तो फ्लैजिला का लॉन्गेस्ट पोर्शन क्या है, तो आपको पढ़ाया गया था, फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, ठीक है। चल इसको देखिए, चलिए, ग्लाइकोकैलिक्स म्यूसिलेस शीट ऑफ बैक्टीरिया सेल में अकर इन द फॉर्म ऑफ लूज शीट, तो लूज शीट में क्या है, स्लाइम लेयर है, ठीक है, कॉल्ड, और इट्स में बी थिक, अब थिक को क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। अब करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर ऑफ बैक्टीरिया सेल एनवेलप फ्रॉम, मतलब आउटवर्ड टू इनवर्ड, मतलब बाहर से अंदर को जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले बाहर क्या मिलता है हमें, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, फिर उसके बाद सेल वॉल, ठीक है, और फिर सेल मेम्ब्रेन, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको, मीजोजोम आर इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच, अब मीजोजोम तो इनफोल्डिंग होता है सेल मेम्ब्रेन का। अब देखिए क्या कह रहा है, आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, तो ये बस प्रोकैरियोट का फीचर है, तो यूकैरियोट काट देंगे हम, ठीक है। अब हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन, सही है। अब मैंने आपको क्या वो ट्रिक बताई थी, सीडी डर से सी, तो यहां पे क्या था, सेल वॉल, फिर डीएनए रेप्लिकेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, ये यहाँ पे आपका था रेस्पिरेशन, ये सरफेस एरिया इंक्रीज, ठीक है, और ये सिक्रीशन हो गया, और ये एंजाइमेटिक रिएक्शन वाला हो गया। तो देखिए इसमें तो हमारा सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, और रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये भी सही है कि हम यहाँ पे आपने देखा था ना कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने वाला आपने देखा था ना यहाँ पे, तो ये भी बात सही है।
तो हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए आगे देखिए, क्या ये देखिए, कह रहा है इफ यू रिमूव द फिम्बरी, ठीक है, फिम्बरी को अगर आप निकाल देंगे, फिम्बरी क्या था आपने पढ़ा था, ठीक है, फ्रॉम द बैक्टीरिया सेल विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन। फिम्बरी क्या था, तो पहले ये हमारा जो बैक्टीरिया था, एक तो उसमें फ्लैजिला था, ठीक है, दूसरा एक पिलाई था, ठीक है, और तीसरा बिसल लाइक स्ट्रक्चर था फिम्बरी, ठीक है। और फिम्बरी का काम क्या था, अटैचमेंट का, होस्ट टिश्यू पे या रॉक्स पे अटैचमेंट का, ठीक है। तो कह रहा है अगर आप फिम्बरी को रिमूव कर देंगे, फिम्बरी, इफ यू रिमूव द फिम्बरी फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल which would be which of the following would expect happen, क्या हो सकता है, तो बैक्टीरिया could no longer swim, तो स्विम करने का काम तो उसका फ्लैजिला का होता है, तो ये काम तो वो कर ही लेगा, तो ये ऑप्शन नहीं है हमारा। बैक्टीरिया वुड नो अडेयर टू द होस्ट टिश्यू, तो सही है, यही ऑप्शन हमारा है। दो ऑप्शन और देख लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन वुड स्टॉप, तो ये भी गलत है, ठीक है। द शेप ऑफ बैक्टीरिया वुड चेंज, वो तो सेल वॉल का काम होता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। चाहिए द टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोट्स में हमें 70S राइबोसोम मिलता है, ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। चलिए, विच ऑफ द इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग राइबोसोम, ठीक है, तो राइबोसोम के रिगार्ड में, राइबोसोम के बारे में कौन सी बातें गलत है, देखिए इसको। तो पहली बात, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये बात तो सही है। दूसरी बात, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड ऑन आरईआर, तो साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम होता है, और जो आपका है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी होता है। अभी इसके बारे में जो है हम और पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, absent in chloroplast and mitochondria, ये बात गलत हो गई, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया, ठीक है। राइबोसोम आर एग्रीगेशन ऑफ, तो राइबोसोम क्या था, एक पॉलीराइबोसोम, सॉरी, पॉलीराइबोसोम क्या होता है, तो ये mRNA होता है, उसके ऊपर जो है राइबोसोम लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, राइबोसोम एंड आरएनए, ये बात गलत है। पेरोक्सिसोम, ये भी बात गलत है। सेवरल राइबोसोम हेल्ड टुगेदर बाय अ सिंगल स्ट्रिंग ऑफ mRNA, तो ये बात हमारा सही हो गया, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया। तो लगभग हमने 18 क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पर जो है पिछले क्लास में क्या हुआ था कि प्रोकैरियोट सेल का जो है पीपीटी नहीं लगा हुआ था, ठीक है, एनसीईआरटी का पीपीटी नहीं लगा हुआ था, तो आज हम उसको लेके आए हैं, देख लेते हैं उसकी एनसीईआरटी भी, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारा मोटो है ना कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन जो एनसीईआरटी में है वो छूटे मत, ठीक है, इसीलिए आप देख रहे होंगे मैं एनसीईआरटी पूरी कवर कर रहा हूं और उसकी एनसीईआरटी की रीडिंग भी करवा रहा हूं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का बात। द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दे आर जनरली स्मॉलर, पहली बात तो स्मॉल होते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोट, ठीक है। तो पहली बात तो वो स्मॉल होते हैं और यूकैरियोट्स के मुकाबले वो जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आइए, दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, ठीक है, तो उनका शेप और साइज अलग अलग होता है। आपने इसके बारे में भी देखा कि माइक्रोप्लाज्मा जो है 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है,
और जो आपका बैक्टीरिया के सेल होते हैं वो 0.3 to 5 माइक्रोमीटर के डायमीटर में होते हैं। और उनके शेप भी देखे आपने, बेसिलस का रॉड शेप, कोकस का राउंड शेप, ठीक है। आइए, द फोर बेसिस शेप ऑफ द बैक्टीरिया आर बेसिलस, रॉड शेप, कोकस स्फेरिकल शेप, विब्रियो कॉमा शेप एंड स्पाइरुलम स्पाइरल, ठीक है। आइए, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इन इज अ फंडामेंटली सिमिलर। ऑर्गेनाइजेशन उनके सारे प्रोकैरियोट्स की फंडामेंटली सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। इवन दो प्रोकैरियोट एग्जिबिट प्रोकैरियोट एग्जिबिट्स वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शंस। फिर भी वो जो है कई तरीके के शेप्स और फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, ठीक है। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, ठीक है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। चलिए, द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल, ठीक है, क्रोमोसोम, जो कि सिंगल क्रोमोसोम का होता है, सर्कुलर, मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, मतलब जीनोमिक डीएनए के अलावा, ठीक है। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड, ठीक है। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। तो जो प्लाज्मिड है वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर इन बैक्टीरियाज में प्रोवाइड करता है, ठीक है। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडी। इन हायर क्लास you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacteria transformation with foreign DNA, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, तब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो यूकैरियोट्स में पाया जाता है। नो ऑर्गेनेल्स लाइक वन इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट राइबोसोम, ठीक है। प्रोकैरियोट्स have something unique in the form of inclusions. A specialized differentiated form of the cell membrane called mesosome is the characteristics of prokaryote. They are essentially enfolding of cell membrane, ठीक है। तो ये था प्रोकैरियोट्स का एनसीईआरटी का रीडिंग, ठीक है। अब जो है ये टिपिकली एक यूकैरियोट्स का है, ठीक है। चलिए, आइए, पिछले क्लास में हमने यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा था कुछ। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम और आपको बता दे, फिर या फिर आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा यूकैरियोट्स को एक बार और, ठीक है। चलिए, एक मिनट दीजिए। हाँ,
अरे वो शुभम को भेजना बाबू। अरे पीपीटी हट गया, थोड़ा आ जाना। वाह भाई वाह, तुम भी। अरे हट गया यार, देखो इसको। नहीं हो रहा है, अच्छा काम नहीं कर रहा है। हम्म? ठीक, ये हट, बैकग्राउंड को ब्लैक कर दो। हाँ। अच्छा रहने दो, चल रहने दो तुम। चल। हाँ चालू। चलो चलो, ठीक है, सॉरी बच्चों, आइए। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। पहली बात तो जो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, इनमें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड जो है न्यूक्लियस मिलता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल बेसिकली जो होते हैं आपके प्रोटिस्टा, ये जो आपके हैं जो है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल किंगडम में आपका यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इनमें जो है कंपार्टमेंटलाइजेशन मिलता है। विजिबल नहीं होगा, नहीं बाइक कर। तो साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंटलाइजेशन मिलता है देखने को, ठीक है। इनमें जो है ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है।
ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस मिलता है क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर इनके पास कवरिंग होती है, ठीक है। और जो बात आती है कि इनमें जो है साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ठीक है। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर मिलने का मतलब है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, जो आपका मोटिलिटी में काम आता है, शेप मेंटेन करने में काम आता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स तो जो है बेसिकली ये जो है आपका कह सकते हैं कि ये तो पहली बात तो ये सेल के शेप को मेंटेन करने का काम कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात अगर मोटिलिटी चाहिए तो उसमें भी साइटोस्केलेटन का काम आता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि जैसे कि प्लांट्स में कल आपको हमने फिगर बना के दिखाया था कि प्लांट्स में कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जो आपके एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो एनिमल में पाए जाते हैं पर मेजरली प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे प्लांट्स में क्या नहीं पाया जाता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट शब्द यूज कर लीजिए, ठीक है। ठीक है। और दूसरी बात ठीक है। तो सेंट्रोजोम जो है एनिमल्स में नहीं पाया जाता है, सेंट्रोजोम सॉरी सेंट्रोजोम जो है वो प्लांट सेल्स में नहीं पाए जाते हैं ऑलमोस्ट। और जो है आपका एनिमल सेल्स में आपके प्लास्टिड हो गया, आपका सेल वॉल हो गया, वैक्यूल्स हो गया, ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग राइट कर लीजिए, ठीक है।
चलिए, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसकी एनसीईआरटी तो हम लोगों ने कल पढ़ ही ली थी, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन। अब हुआ क्या था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट होता चला गया, माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट होता चला गया, तो हमने जो है सेल के सारे डिटेल स्ट्रक्चर को डिटेल में एनालिसिस किया, सारे पार्ट्स को एनालिसिस किया। पर उसके पहले क्या था, जब माइक्रोस्कोप नहीं आया था, तो उसके पहले हम जो था केमिकली जो है एनालिसिस करते थे। तो सबसे पहले जो है हमने ह्यूमन आरबीसी पे एनालिसिस किया। तो हमने जो है ह्यूमन आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एनालिसिस किया था। जैसे कि ये आपका ह्यूमन आरबीसी हो गया, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एनालिसिस किया, तो हमें पता चला कि जो ह्यूमन आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेजरली दो ही चीज से मिलकर बना हुआ है, एक तो लिपिड और दूसरा प्रोटीन, ठीक है। और फिर जो है लिपिड में भी देखा गया तो मेजरली जो था फॉस्फोलिपिड ही हमें देखने को मिला, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड जैसे कि मतलब दिखता कैसे है, तो फॉस्फोलिपिड जो है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, जिसका ये हेड पार्ट है और ये जो है टेल पार्ट है, ठीक है। ये जो हेड है, ये हेड जो है ये पोलर है, ठीक है, और ये जो टेल है ये नॉन पोलर है, ठीक है। जो टेल है वो नॉन पोलर है और जो हेड है वो पोलर है, ठीक है। अब जो टेल है आपका ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब कि ये पानी को हेड करता है। हाइड्रो मतलब पानी और पोलर फोबिक मतलब डर, मतलब वो पानी से दूर रहना चाहता है। तो जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से अरेंज होता है, ठीक है। तो लिपिड बाई लेयर बेसिकली इस तरीके से हमें दिखता है, ठीक है। तो ये आपका लिपिड बाई लेयर की तरीके का है, ठीक है। अब जो इसी के बीच में जो है, अब देखिएगा इसी के बीच में इस तरीके से हमें जो है ठीक है, तो इसी के बीच में इस तरीके से हमें जो है आपका दिखाई देता है प्रोटीन। तो लिख लीजिए इतना, एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप लीड टू डिटेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो दूसरी बात थी कि जब हमने केमिकली एनालिसिस किया उसको, केमिकल reveal
प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ lipid majorly phospholipid। जो लिपिड भी था वो मेजरली आपका फॉस्फोलिपिड था, ठीक है। एंड प्रोटीन, ठीक है। चलिए इसको लिखिए। चलिए अब जो है हम एक बार बना लेते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिपिड का बाई लेयर। इसको इस तरीके से सेटअप देने का मतलब ये था कि देखिए, ये पहली बात तो ये जितना पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका, ये हाइड्रोफोबिक है। ये जो पार्ट है हाइड्रोफोबिक है। अब देखिए, सेल के आउटसाइड भी आपका पानी रहता है और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो भी पानी है, तो इसलिए उसको जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट को बचाने के लिए इन दोनों को जो बाई लेयर बनाया गया और इन दोनों को जो है अंदर की तरफ मोड़ दिया गया, जिससे ये जो है, अब ये जो पार्ट है हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये आपका सेफ हो गया पानी से, ठीक है। और ये जो पोलर हेड है ये आउटसाइड आ गया, ठीक है। पोलर पार्ट आगे आ गया है और हाइड्रोफोबिक टेल जो है अंदर को आ गया है। ये जो आपका हो गया, ये दोनों प्रोटीन है, ठीक है। अब जो है प्रोटीन को दो तरीके से इसमें क्लासिफाई कर दिया गया, ठीक है। पहली चीज जो है बेस्ड ऑन ease of extraction protein divide on two part। पहला जो है इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। और जो दूसरा जो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन।
अब इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन सा है? जो अंदर बरीड है। ये क्या है? बरीड। ये इंटरनली पूरा बरीड है, और या तो इंटरनली पूरा बड़ी टोटली बरीड हो, इसको इस तरीके से लिख दीजिए, बरीड टोटली और पार्शियली, या तो पूरा बरीड हो या तो आधा बरीड हो, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक क्या है? जो बाहर की तरफ हो, ठीक है, आउटसाइड। अब इस फिगर में देखिएगा, देखिए ये जो प्रोटीन है आपका और ये प्रोटीन है, ये जो पूरा अंदर की तरफ, पूरा अंदर है, और ये जो है आधा अंदर है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोटीन जो है बेसिकली आपके आ गए इंट्रिंसिक प्रोटीन। और मान लीजिए कुछ प्रोटीन, मान लीजिए यहां पे प्रोटीन है, ठीक है, तो इसे हम बोल देंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। अब जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें पता चला कि जो लिपिड का बाइलेयर है इसमें प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट भी है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिले, ठीक है। अब जब है 1972 में दो साइंटिस्ट हुए थे, सिंगल और निकोलसन, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, ठीक है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब क्या है कि इसमें जो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लूइडी नेचर शो कर रहा है, मतलब जो कह सकते हैं आप वेबी नेचर कह सकते हैं आप इसको, कि मतलब इसका शेप फिक्स नहीं है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, दे गेव फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और इसमें इन्होंने कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है क्वासी फ्लूइड नेचर शो करता है, ठीक है। देशो, या इसको इस तरीके से लिख दीजिए, डिटेल सेल मेम्ब्रेन शो quasi
क्वासी फ्लूइड नेचर, ठीक है। अब क्वासी फ्लूइड नेचर होने से क्या होगा, काम होगा, मतलब क्या फायदा होगा? तो क्वासी फ्लूइड नेचर होने से ये फायदा होगा कि अगर सेल को एंगल्फ करना होगा, बाहर से कोई सामान अंदर डालना होगा, तो ये जो है आराम से इससे हो सकता है। और अगर सेल को मान लीजिए बड़ा होना है, अपने आप को एनलार्जमेंट शो करना है, तो इसमें भी आपका क्वासी फ्लूइड नेचर के मदद से आप देखेंगे कि अगर क्वासी फ्लूइड को नेचर को अगर अंडरस्टैंड किया जाए तो इससे ये भी चीजें बड़ी आराम से अंडरस्टैंड हो जाएंगी। और दूसरी तीसरी चीज ये है कि जैसे कि क्या होता है कि इंटरसेल्युलर जंक्शन मतलब इंटरसेल्युलर जंक्शन मतलब दो सेल है, ठीक है। अब इन दोनों में अगर किसी चीज का एक्सचेंज होना है, किसी मटेरियल का एक्सचेंज होना है, तो भी एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है इसी चीज के फेवर कर रहा है, इसी चीज को फेवर कर रहा है कि क्वासी फ्लूइड नेचर अगर रहता है तो इससे ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसको लिखिए, चलिए। एंगल्फिंग मतलब कि आप देखिएगा कि मान लीजिए कोई सेल है, ये सेल है, इसके आउटसाइड अगर कोई फूड है, ठीक है, तो ये अंदर अगर सेल के अंदर आना है तो इसमें जो है मदद करेगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर आने के लिए, ठीक है। और जो है अगर मान लीजिए कि सेल है ये, ठीक है, अगर ये फ्लूइडी नेचर नहीं रहता और ये अगर टाइट रहता, मान लीजिए कि सेल है और ये इधर से अब ये मूवमेंट करना ही नहीं शो कर रहा है, ठीक है, अब ये ऐसा ही कि ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर हमें सेल डिवाइड करना होता तो ये सेल डिवाइड कैसे करता? पर अगर फ्लूइडी नेचर इसका देखा जाए तो जब इसको सेल को डिवाइड होना होगा तो ये कुछ इस तरीके से अपना शेप बनाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये दोनों चीजें आपस में मिलती जाएंगी और दो सेल बन जाएगा, ठीक है। तो ये सेल डिवीजन में काम आता है। अब जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी फ्लूइड नेचर का है, सेमी फ्लूइड नेचर का होता है, ठीक है। मतलब कि ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपका कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है। ये आपका देखिएगा इस तरीके से ये अरेंज है, ठीक है। ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, ये हो गया फॉस्फोलिपिड, ठीक है। ये भी आपका इंटीग्रल प्रोटीन हो गया। और ये चीज जो ग्लाइकोलिपिड हो गया, ठीक है। चलिए आइए एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसके पहले the detailed structure of membrane was studied only after the advancement of electron microscope in 1950s, ठीक है।
Meanwhile, chemical studies on cell membrane, especially in human red blood cell (RBC), enable the scientist to deduce the possible structure of plasma membrane. ठीक है? These studies shows that the cell membrane is mainly composed of lipid and protein. ठीक है? The major lipid are phospholipid. ठीक है? They are arranged in bilayer. Also, the lipid are arranged within the membrane with the polar head toward the outer side and the hydrophobic tail toward the inner part. This ensures that non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from aqueous environment. In addition to phospholipid, membrane also contain cholesterol. ठीक है? Later, biochemical investigations clearly reveal that cell membrane also possesses protein and carbohydrate. इसको भी हम पढ़ा रहे हैं. Depending on the ease of extraction, membrane protein can be classified as integral and peripheral protein. ठीक है? Peripheral protein lies on the surface of the membrane. ठीक है? While integral protein partially or totally buried in the membrane. ठीक है? अब यहीं पे देख लीजिए कि जो प्रोटीन का और लिपिड बाई लेयर में क्या सेल मेम्ब्रेन में जो है प्रोटीन भी है और लिपिड भी है. प्रोटीन का जो कंट्रीब्यूशन है वो 52% का है और जो लिपिड का कंट्रीब्यूशन है वो 40% का है. इसको याद कर रखने का ट्रिक देख लीजिए. P से प्रोटीन मतलब P से पा और पा से 50 ये होता है. ठीक है? तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा आप. तो ये हो गया. The ratio of protein and lipid varies considerably in different cell. In human being, the membrane of the erythrocyte has approximately 52% protein and 40% lipid. ठीक है? अब यहां पे देखिए an improved model of structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson. ठीक है? 1972 में वाइडली एक्सेप्ट किया गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड अनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन ओवरऑल बाइलेयर. मतलब कि ये जो क्वासी फ्लूइड नेचर है तो यहां पे जो प्रोटीन है इसमें जो प्रोटीन है आपका ये प्रोटीन जो पार्ट है ये लेटरल मूवमेंट शो कर सकता है. ठीक है? तो आइए दिस एबिलिटी टू मूव विद इन मेम्ब्रेन इज मेजर एज फ्लूइडिटी. और जो मेम्ब्रेन के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो आपका कह सकते हैं प्रोटीन जो मूव कर रहा है उसी को हम फ्लूइडिटी कहते हैं. ठीक है? द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन is also important from the point of view of functions like cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis और सेल डिवीजन. वहां पे हमने एनगल्फिंग लिखा हुआ है. एनगल्फिंग का भी मतलब होता है एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर लेना या एंगल्फ करना. ठीक है? One of the most important
फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। ठीक है, मतलब कि एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो ये है कि सेल के अंदर या बाहर किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना। और जो ये मेम्ब्रेन होता है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, ठीक है, टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट आइदर साइड। चलिए तो अब इस बात को हम समझ लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमेबल है। अब सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या होता है? सो सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब ये होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार कुछ चीजें जा सकती हैं और कुछ चीजें नहीं जा सकती हैं। कुछ चीजें जा सकती हैं, कुछ चीजें नहीं जा सकती हैं। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक बैरियर है, ठीक है, अब एक बैरियर है और इतना बड़ा है, ठीक है, तो यहां से इतना बड़ा मॉलिक्यूल भी जा सकता है, इतना भी बड़ा मॉलिक्यूल जा सकता है, इतना भी बड़ा मॉलिक्यूल जा सकता है। पर अगर एक बैरियर इतना है, ठीक है, तो यहां से कुछ इतना ही बड़ा मॉलिक्यूल जा पाएगा, ठीक है, इतना ही बड़ा मॉलिक्यूल जा पाएगा। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ चीजें जा रही हैं और कुछ चीजें नहीं जा पा रही हैं। तो वही चीज है सेलेक्टिवली परमिएबल का। कि कुछ मॉलिक्यूल्स को जाने देगा और कुछ मॉलिक्यूल को नहीं जाने देगा। साइज के भी बेसिस पे है और चार्ज के भी बेसिस पे कुछ होते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल तो है, पर अब इसको अगर किसी चीज को आर पार करना है तो दो तरीके से ये किसी पार्टिकल को, कोई चीज है जो इसको इधर से उधर करना है तो उसको दो तरीके से वो कर सकता है। एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट कर सकता है और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो मटेरियल तो दो तरीके से मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट पे। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट से कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती। पैसिव ट्रांसपोर्ट में अगर किसी सामान को भेजना है तो जो है आप बिना एनर्जी के ही भेज सकते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन के आर पार, ठीक है। किसी सामान को अगर भेजना है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट से बिना आप एनर्जी के भेज सकते हैं। तो इसी को लिख लीजिए, ट्रांसपोर्ट मटेरियल विदाउट यूज ऑफ एटीपी। विदाउट यूज ऑफ एटीपी आप मटेरियल को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके में आ जाएंगे आपका सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है।
अब डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आप जो है सबसे सिंपल एग्जांपल है आपका अगरबत्ती, ठीक है। अब अगरबत्ती को आप अगर जलाते हैं तो कमरे के एक कोने में अगर आप जलाएंगे तो कमरे के दूसरे कोने तक उसकी महक जो है, उसका जो धुआं होता है वो दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। ये कैसे होता है कि पहले जब मोमबत्ती जलता है तो वहां पे धुएं का जो कंसंट्रेशन होता है, जो गैस का कंसंट्रेशन होता है, मोमबत्ती के पास में ज्यादा होता है, कंसंट्रेटेड होता है, और दूसरे कोने में वहां पे धुआं नहीं होता है। तो ये होता है कि जहां पे नेचर का एक रूल है कि सामान जो है कोई चीज जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ता है। तो वही चीज है कि धुआं जो है अगरबत्ती एक तरफ अगर जलाते हैं आप तो वो वहां पे तो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, फिर वो जो है आपका पूरे कमरे में फैल जाता है। तो ये सिंपल ये डिफ्यूजन ही है, ठीक है। अब डिफ्यूजन में एक अगर यही चीज अगर पानी के साथ होती है तो उसे हम ऑस्मोसिस बोल देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहली बात तो आप डिफ्यूजन से कर सकते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन। और अगर ये चीज है, डिफ्यूजन का क्या मतलब है, इसको लिख लीजिए। कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यही ऑस्मोसिस में क्या हो जाएगा, चाहिए यही लिख लीजिए, ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें जो है ट्रांसपोर्ट करने में कोई आपको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो है क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जब हम मूव करेंगे तो इस प्रोसेस में, ये तो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, मतलब कि ये नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट है। तो हमें क्या होगा कि इसमें हमें ताकत लगाना पड़ेगा, तो ताकत लगाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज इस तरीके से लिखा जा सकता है, यूटिलाइज विथ यूज ऑफ एनर्जी एटीपी, विथ यूज ऑफ एटीपी। और इसका जो है ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट सबस्टेंस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया आपका सोडियम
पोटेशियम पंप। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा आपका जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ये सारी चीजें थी, ठीक है। अब चलिए एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको पढ़ लेते हैं। इसको पहले एनसीईआरटी देख लेते हैं इसकी। मेनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें जो है न्यूट्रल सॉल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है वो आराम से जा सकते हैं वहां से, ठीक है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। अब देखिए जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, देखिए, एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, ठीक है। एक रूल होता है लाइक डिसॉल्व लाइक केमिस्ट्री में, ठीक है, मतलब जो जैसा होता है वो ऐसा ही को डिसॉल्व कर लेता है। अब यहां पे देखेंगे आप, तो आपका जो है ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। अब ये पोलर है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल पोलर है, वो तो यहाँ पे आएगा, पर ये चीज नॉन पोलर है, तो ये मॉलिक्यूल यहां से क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो नॉन पोलर चीजें होती हैं उसको भी आप दो तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एक तो प्रोटीन होते हैं जो विदाउट एटीपी के सबस्टेंस हाई कंसंट्रेशन, मान लीजिए यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ लेके आ जाते हैं। तो इसको तो हम बोल देंगे कि अगर ये बिना एनर्जी का सबस्टेंस ट्रांसफर कर रहा है तो इसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कर देंगे। जब अगर बस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से अगर ये कर रहा है तो हम इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे। और अगर ये जो है एनर्जी लेके काम कर रहा है इसी काम को, तो हम इसे बोल देंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो देख लीजिए, एज पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, they required a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. Few ions or molecules transport across the membranes against concentration gradient that is lower to higher concentration. Such transport of an energy dependent process in which ATP is utilized and it's called active transport. Example sodium potassium pump, ठीक है। चलिए, तो ये पूरी बातें आपकी हो गई सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल, उसके पहले आप लोग ये लिख लीजिए, ये जो चीजें बची थी इसको एक बार लिख लीजिए आप लोग।
चलिए अब सेल वॉल पहली बात ये जो है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ये जो है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि पहली बात तो इसका सपोर्ट में बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है। अब ये रिजिड है और नॉन लिविंग है तो ये सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। पर सपोर्ट के साथ साथ ये जो है इन्फेक्शन, सेल को इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे सेल वॉल जो है सेल को बचाता है, ठीक है। तो ये इसके काम हो गए कि इट प्रोटेक्ट सेल, इट प्रोटेक्ट सेल it provides support और ये सेल टू सेल कनेक्शन भी जंक्शन सेल टू सेल को कनेक्ट भी करता है, कनेक्ट्स सेल। और ये बैरियर होता है, बैरियर टू अनडिजायर अनवांटेड लिख लीजिए अनवांटेड थिंग्स। तो ये तो सेल वॉल का ये समझ सकते हैं यहाँ पर, ये सेल वॉल का एक तरीके से काम हो गया, ठीक है। अब जो है एनसीईआरटी में सेल वॉल का कंपोजिशन दिया हुआ है, तो वो जो है एल्गी का दिया हुआ है और प्लांट का दिया हुआ है। आपको पता है प्लांट में ही एल्गी आता है, प्लांट्स किंगडम में ही एल्गी आता है, ठीक है। अब प्लांट बेसिकली ये कहने का मतलब ये ले लिए एंजियोस्पर्म से प्लांट सब, जो इनका मोटो है कहने का वो एंजियोस्पर्म के लिए ही कहने के लिए बोल रहे हैं। तो देख लेते हैं इसको कि देखिए पहली बात तो कंपोजिशन क्या है एल्गी में, ठीक है। तो एल्गी में इनका कंपोजिशन है एल्गी में आपका आ जाएगा सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मनास, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनास और मिनरल कार्बोनेट आते हैं। कैल्शियम मिनरल जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। मिनरल जो है इसको इस तरीके से लिख दीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो एल्गी जो है बेसिकली इन चीजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए एक बार, ये हो गया आपका एल्गी, उसका कंपोजिशन, इसको लिख लीजिए कंपोजिशन सेल वॉल, ठीक है। तो ये तो एल्गी का हो गया, इसको लिख लीजिए। और जो आपका ये भी ले लीजिए आप प्लांट का भी। प्लांट का क्या होगा
सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन और पेक्टोन, प्रोटियोज, ठीक है। तो इसका हो गया, इसको आप पेक्टिन लिख लीजिए, ठीक है, प्रोटियोज मत लिखिए, पेक्टिन लिख दीजिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कंपोजिशन हो गया, ठीक है। अब जो है सेल वॉल जो होता है प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब पहले सबसे नाम से क्लियर है कि प्राइमरी जो होगा वो पहले बनेगा और सेकेंडरी जो होगा वो बाद में बनेगा। तो प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, देखिए ये आपका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया आपका प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। तो जाइए, ये जो हो गया आपका प्राइमरी सेल वॉल, इसको लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हो गया आपका प्राइमरी सेल वॉल। ये आपका प्राइमरी सेल वॉल हो गया, ठीक है। अब जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर होता है, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर होता है और टुवर्ड जो होता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है वो देखिए किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, देखिए ये जो इस तरीके से ग्रोथ करेगा, ठीक है, इस तरीके से, ये इस तरीके से सेकेंडरी सेल वॉल जो है इस तरीके से ग्रोथ करेगा और ये जो है आपका चारों तरफ मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। वो इस तरीके से आपका ग्रोथ करता जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से ग्रोथ करेगा, तो इसे हम बोल देंगे सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। अब एक बात आ रही है, इसको समझ लीजिए आप अभी, कि जब प्लांट सेल जो है वो डिवाइड करता है, यहां पे समझ लीजिए कि मान लीजिए सेल है, तो प्लांट सेल चूंकि जब ये डिवाइड करता है तो इस तरीके से डिवाइड करता है, देखिए पहले जो है इसके अंदर एक बीच में इस तरीके से लेयर बनती है, ठीक है, पहले छोटी सी रहती है, ऐसे धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है, इस तरीके से जब सेल डिवाइड करता है प्लांट से, ठीक है, इस तरीके से जब डिवाइड करता है, ठीक है, इस तरीके से ये डिवाइड करके पूरा 2 सेल बन जाता है, ठीक है, ये इस तरीके से 2 सेल बन जाता है। इसको इस तरीके से लिखिए कि ये इस तरीके से 2 सेल बन जाता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ये चीज ये होता है, यही चीज जो आप ये देख रहे हैं जो डिवाइड के समय बना है, इसी को आप कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर, ठीक है, इसको आप बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर, ठीक है, कैल्शियम पेक्टेट, ठीक है।
और इसी को मिडिल लेमिला भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिए इसको मिडिल लेमिला, या पहले इसको हटा देते हैं। इसको बोलते हैं मिडिल लेमिला। मिडिल, ठीक है, ये मिडिल लेमिला होता है जो कि कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लिख ले क्या, नहीं ये पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो है आपका कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ रहता है, ठीक है। अब कैल्शियम पेक्टेट ये जो है ट्रांसवर्स होते हैं, मतलब एक सेल जो है दूसरे सेल से कनेक्टेड होता है। ये वाला सेल और ये वाला सेल दोनों कनेक्टेड होंगे, तो कनेक्ट होंगे आपके किस तरीके से, प्लाज्मोडेस्माटा के हेल्प से, ठीक है। देखिए प्लाज्मोडेस्माटा के हेल्प से ये सेल जो है आपस में कनेक्ट होंगे, ठीक है। ये तो इसको हम बोल देंगे आपका प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो है प्लाज्मोडेस्माटा, मतलब यहाँ का सामान यहाँ पे और यहाँ का सामान यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी आपकी सेल वॉल के बारे में, ठीक है। तो इसका एनसीईआरटी देख लेते हैं एक बार सेल वॉल की। एज यू मे रिकॉल, non-living rigid structure called cell wall form on outer covering of the plasma membrane of fungi and plant। तो सेल वॉल जो है आपका फंजाई में भी पाया जाता है और प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल and protect the cell from mechanical damage and infection, it also help in cell to cell interaction and provide barrier to undesirable molecules. Algae have a cell wall made up of cellulose, galactans, mannose, and mineral like calcium carbonate, while in other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectin, and protein, ठीक है। The cell wall of a young plant cell, the primary cell wall, is capable of growth which is gradually diminished। मतलब जो प्राइमरी सेल वॉल है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। वही चीज है कि ग्रेजुअली डिमिनिश एज द सेल मैच्योर एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म ऑन द इनर टुवर्ड द मेम्ब्रेन साइड of the cell membrane, cell, ठीक है। The middle lamella is a layer mainly of calcium pectate which hold or glues the different neighbor cell together। वही चीज जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है, वही चीज है। The cell wall and the middle lamella may be traversed by plasmodesmata which connect the साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल, ठीक है। तो आपने देखा कि सारी चीजें जो है एनसीईआरटी में मौजूद है जो हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो इसी के साथ
हम जो है आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने देर तक मुझे झेला, ठीक है, और आप लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ाई की होगी, आशा है मुझे। चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त तो करते हैं हम लोग, और आपसे अगली बार मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप जो है पिछले चीजों को रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। ठीक है, रिवाइज आप करेंगे तभी आपको चैप्टर में कॉन्फिडेंट आएगा, ठीक है, और कॉन्फिडेंस से ही आपका जो है स्कोर बूस्ट होता है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, चलिए।